नमस्ते छात्र मित्रों, आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर मैं झावरे सर, काळ भैरवनाथ विद्यालय, खड़की पिंपळगाव, यहाँ 10वीं कक्षा हिंदी जो व्याकरण मतलब भाषा अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लगातार किताब का अध्ययन करते हैं क्योंकि हमें पुरानी आदत पड़ चुकी है, लेकिन अब कृति पत्रिका है, अंक पाना है तो हमें कृति पत्रिका के हिसाब से चलना होगा। कम समय में ज़्यादा बातें जाननी जरूरी हैं। कौन से भी कार्य का प्रारंभ करना हो तो हमें कौन से प्रश्न को कितने अंक हैं इसका पता होना जरूरी है। इस अंक के अनुसार हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कि आज हम देखने जा रहे हैं विषय हिंदी 10वीं कक्षा, यहां प्रश्न क्रमांक 4 है। जैसे कि समय न गवाए इसलिए मैंने कुछ यहां लिख कर रखा है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 4 ही आता है, 4 में ही आता है भाषा अध्ययन मतलब व्याकरण विभाग। यहां उसमें पहला उपप्रश्न आता है शब्द भेद। शब्द भेद बहुत ही आसान है, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे, पहले स्वरूप में देखेंगे। उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये पहचानने के लिए आता है। एक अंक के लिए यह होता है, यह एक अंक के लिए होता है। दूसरा उपप्रश्न है अव्यय का। 2 शब्दों में से एक का वाक्य में प्रयोग करना है। आज इसके आखिर में हम देखेंगे उसके बारे में ज्यादा जानकारी। एक घटक 1 अंक है, 1 अंक के लिए। तीसरा उपप्रश्न है संधि। वैसे तो ये आपके लिए नया है लेकिन बहुत आसान है। संधि विच्छेद करना है, संधि शब्द बनाना है या पहचानना है। 2 में से 1 है, 1 अंक के लिए है। चौथा है सहायक क्रिया, बहुत ही आसान, 1 अंक अपने हाथ में है और सहायक क्रिया पहचानना है, वाक्य में प्रयोग नहीं। वाक्य में प्रयोग करना थोड़ा सा जटिल लगता है, लेकिन सहायक क्रिया पहचानना यह आसान है। 2 में से 1 का सहायक क्रिया पहचानना। यहां पंखा लाओ थोड़ा सा। संधि शब्द बनाना 1 अंक है और यहां थोड़ा सा ये हो गया। फिर से देखते हैं। सहायक क्रिया पहचानना बहुत ही आसान है। 2 में से 1 अंक है। 5वां है प्रयार्थक क्रिया। उसका प्रयार्थक रूप लिखना है, जैसे कि लिखना, लिखाना, लिखवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, खोलना, खुलाना, खुलवाना। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि उसमें पहली मात्रा जरूरी है। पहली, उसके बारे में विस्तार से बाद में देखेंगे। मुहावरे, छठा उपप्रश्न है। मुहावरे का चयन अथवा मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है और उसके लिए 1 अंक है। कारक, यह भी आपके लिए नया मुद्दा है।
लेकिन आसान है। कारक पहचानना है या उसका भेद लिखना है। एक तालिका दी जाती है, 2 मुद्दे दिए जाते हैं, उसमें एक में भेद लिखना है, एक में पहचानना है, शब्द दिया जाता है, उसके लिए 1 अंक है। अगला है विराम चिन्ह, वाक्य में प्रयोग, 1 अंक है। विराम चिन्ह आप 5वीं कक्षा से जानते हैं, क्योंकि हिंदी आपको 5वीं कक्षा से है। अगला है काल, काल परिवर्तन। काल परिवर्तन 2 अंकों के लिए है। काल आप पहचानना आपको आसान लगता है, लेकिन लिखने में आप गलती करते हैं, उसके बारे में आप बाद में देखेंगे। 10वां है वाक्य के भेद। यह भी आप 6ठी 7वीं कक्षा से जानते हैं, उसके लिए भी 2 अंक है। और वाक्य शुद्ध करना, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको आसान लगता है ही आसान, लेकिन आप ध्यानपूर्वक यह प्रश्न का विचार करना जरूरी है। उसमें 2 गलतियां होती है। 2 गलतियों के लिए, एक गलती के लिए आधा अंक होता है और इसके लिए 2 अंक हैं, और कुल अंक मिलाकर यहाँ 14 अंक हैं। यहाँ 14 अंक। ये स्वरूप चौथे प्रश्न का भाषा अध्ययन यानी कि व्याकरण विभाग का आना जरूरी है। आपको जानकारी होनी जरूरी थी। इसके मुताबिक आप अध्ययन करेंगे। हिंदी का व्याकरण छात्र मित्रों बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसमें 14 से 14 अंक प्राप्त करना बहुत ही आसान है। सिर्फ एक काम करो, जब अध्यापक पढ़ाते हैं उस समय आप ध्यानपूर्वक सुने, लिखे। हम एक यहां दूसरा अव्यय 2 शब्दों में से एक का वाक्य में प्रयोग करना है। बस 1 अंक के लिए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है, इस पर हमें ज्यादा सोचना है। तो एक छोटा सा ये मुद्दा अव्यय का हम यहां लेंगे। कम समय में ज्यादा से ज्यादा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां अव्यय का मतलब है अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों के भेद, यहां मैंने समय ज्यादा न जाए इसलिए यहां भेद लिख कर रखे हैं। आप ध्यानपूर्वक देखो, सुनो। यहां अविकारी शब्दों का मतलब है अव्यय। एक शब्दों के 2 रूप होते हैं। एक अविकारी शब्द, यह शब्द भेद में आता है। सॉरी, विकारी शब्द ये शब्द भेद में आते हैं। और अविकारी शब्द मतलब अव्यय। अव्यय संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया का उस शब्द पर प्रभाव पड़ने से उसमें कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं आता। बहुत ही आसान है। जिस शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता, इनके प्रभाव से उसे हम अव्यय कहते हैं। अव्यय के 4 भेद हैं। अव्यय के 4 भेद हैं। एक क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध सूचक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय, और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। तो चलो, पहला अव्यय का भेद। लेकिन अव्यय भेद पढ़ते समय महत्वपूर्ण बातें यह है कि हमें यह 1 अंक के लिए है और 2 शब्दों में से एक का वाक्य में प्रयोग करना है। सुनते समय यह ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमें 1 अंक पाना है और 1 अंक 80 में से 1 गया, बहुत महत्वपूर्ण है। यहां क्रिया विशेषण अव्यय
क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय भाई शब्दों में व्याख्या छिपी हुई है। ये तो एक शब्द है क्रिया विशेषण अव्यय, लेकिन हम अलग करेंगे क्रिया विशेषण अव्यय, यानी कि क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले अव्यय शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया के बारे में विशेष जानकारी देने वाले अव्यय शब्द को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि एक आसान वाक्य हम लेंगे, गाड़ी धीरे धीरे चलती है। गाड़ी धीरे धीरे चलती है। देखो, गाड़ी धीरे धीरे, गाड़ी कैसी चलती है, यानी कि गाड़ी चलने की क्रिया का विशेषता यहां बताई है। गाड़ी धीरे धीरे चलती है, यह क्रिया विशेषण अव्यय है। जैसे कि और बच्चे चुपचाप बैठे हैं। चुपचाप, बच्चे कैसे बैठे हैं? चुपचाप बैठे हैं। चुपचाप शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। बच्चे चुपचाप बैठे हैं। धीरे धीरे शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। परीक्षा में आया, धीरे धीरे गाड़ी धीरे धीरे चलती है। जिस शब्द का वाक्य में प्रयोग किया है उसे अधोरेखांकित कीजिएगा। महत्वपूर्ण बातें हैं, परीक्षा के नजर में आपका शब्द आ जाएगा। ठीक है, दूसरा भेद है संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय, इस शब्द में उसकी व्याख्या, उसकी संज्ञा छिपी हुई है। संबंध सूचक, एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से या सर्वनाम से या क्रिया से, या क्रिया से नहीं, एक संज्ञा का दूसरे शब्द से, एक शब्द का दूसरे शब्द से, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध दिखाने का कार्य, संबंध दिखाने का कार्य जो अव्यय शब्द करता है उसे संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। संबंध दिखाने का बहुत आसान है। जैसे कि यहां सामने, इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। भाई, मेरे घर के सामने आपका घर है। मेरे घर के सामने आपका घर है। देखो, यहां के कारक शब्द आया है, ये बाद में मैं आपको बताता हूं। और नहीं, और कुत्ता उसकी ओर दौड़ रहा है। और उसका और कुत्ते का यह संबंध दिखाया है। सामने मैंने पहला वाक्य बताया, मेरा घर उसके घर के सामने है। मेरे घर का संबंध उसके घर से दिखाने का कार्य इस सामने अव्यय शब्द ने किया है। के सामने, के ओर, के आगे, के पास, के का की, ऐसे शब्द अव्यय शब्द के सामने आते हैं, कभी कभी जोड़कर भी आते हैं। यह ध्यान में रखने लायक बात है। ठीक है, संबंध सूचक अव्यय। तीसरा अव्यय शब्द है समुच्चय बोधक अव्यय।
इस शब्द में इस अव्यय की व्याख्या छुपी हुई है। जैसे कि समुच्चय बोधक, समुच्चय, समुच्चय इकट्ठा करना, उसका बोध कराने वाला, इकट्ठा करना, इकट्ठा। राम और श्याम दोनों भाई भाई हैं। राम और श्याम, राम को और श्याम को इकट्ठा करने का, दो संज्ञाओं को इकट्ठा करने का कार्य जिस अव्यय शब्द ने किया है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय। परंतु मैं आपको बहुत कुछ समझाना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास समय की पाबंदी है। मैं आपको बहुत कुछ समझाना चाहता हूं, किंतु परंतु मेरे पास समय की पाबंदी है। दो वाक्यों को, दो प्रसंगों को जोड़ने का कार्य इस परंतु शब्द ने किया है, किंतु शब्द ने किया है, अथवा शब्द ने किया है, क्योंकि शब्द ने किया है, इसलिए यह समुच्चय बोधक अव्यय है। बहुत ही आसान है। एक अंक आप निश्चित ही प्राप्त कर सकते हैं। चौथा अव्यय का भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। बहुत ही आसान। विस्मयादि बोधक, विस्म हर्ष, उल्लास, शोक आदि के बारे में जो शब्द सूचित करता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। हर्ष, उल्लास, शोक, विस्मय आदि के बारे में जो सूचित करता है वो शब्द, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये शब्द, शब्दों का वाक्य से कोई संबंध होता है ऐसा नहीं। मुंह में से अनायास ही बाहर पड़ने वाला शब्द, मुंह में से अनायास। औच, ये क्या है? ये क्या है? ये वाक्य है। औच, इस शब्द का इस वाक्य से कोई संबंध मुझे तो लगता है नहीं है। ये अपनी अपनी बोलने की रीत है। लेकिन विस्मय बोधक शब्द का वाक्य में प्रयोग करते समय आपको उद्गारवाचक चिन्ह यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना जरूरी है। जैसे कि मैं ऊपर लिखता हूं वाक्य, अरे रे यह क्या हुआ? कोई संबंध नहीं इस वाक्य से। ये क्या हुआ? प्रश्न चिन्ह। ये क्या हुआ? ये प्रश्नार्थक वाक्य है। लेकिन अरे रे, इससे ये अरे रे शब्द यह विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। छात्र मित्रों, मैं अपने शब्दों में बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है। यहां इसमें से अव्यय प्रश्न अपने दिमाग में रखकर ही आप इसका अध्ययन करें। दो शब्दों में से एक का वाक्य में है, एक अंक मैंने यहां शब्द दिए हैं, आप झूम करके देख सकते हैं। उसका आपको सिर्फ वाक्य में प्रयोग करना है और एक अंक आप
आसानी से पा सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि हिंदी का व्याकरण सभी भाषाओं में आसान है। 14 अंक आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास रखिए, आपको इतना सुनने के बाद, इतना देखने के बाद आपका 1 अंक कहीं नहीं जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।